हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर का पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट, इससे पहले जो दो इंपॉर्टेंट मेथड हमने डिस्कस किए उसमें हमने जाना कि किसी भी प्लांट सेल के अंदर या होस्ट सेल के अंदर जीन को ट्रांसफर करने के दो इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। अब ये जो हमारा फिजिकल मेथड होता है इसके अंदर आता है माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक आती है, या इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक आती है, या पार्टिकल गन मेथड होता है जिसके द्वारा हम डायरेक्ट जीन का ट्रांसफर कर देते हैं होस्ट सेल के अंदर। दूसरा होता है स्टूडेंट केमिकल मेथड। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर है जो कि मैंने पार्ट 2 में डिस्कस किया था, या पीजी मेथड होता है। तो इनके थ्रू भी हम यहाँ पर अपने जीन का ट्रांसफर कर सकते हैं होस्ट सेल के अंदर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, या जिसे हम इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड? क्योंकि यहां पर हम जीन को ट्रांसफर करने के लिए एक मीडियम यूज कर रहे हैं, वेक्टर। यहां पर हम वेक्टर को मीडियम बना करके होस्ट सेल के अंदर जीन का ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो वेक्टर का कार्य करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस बैक्टीरिया के अंदर मौजूद टी.आई. प्लाज्मिड। ठीक है, अब इसका कैसे यूज हम करते हैं जीन को ट्रांसफर करने के लिए उसे हम डिटेल में समझेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे। और ये टॉपिक बीएससी, एमएससी या आगे चलकर यदि आप लोग CSIR-NET लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करते हैं तो इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को कवर करते हुए मैं ध्यान रखूंगा कि इसे बीएससी के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, एमएससी के स्टूडेंट भी इसे नोट्स बना सकते हैं, और जो CSIR-NET लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले यहां पर आपको नोट्स भी बनाना है, समझना भी है, और इसके बाद अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा जिसमें एक प्रॉपर सिग्नलिंग चलती है, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम इसके बेसिक्स को समझ लेते हैं। इसे आप लोग कह सकते हैं एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ठीक है, आइए समझते हैं सबसे पहले कि कैसे जीन का ट्रांसफर किया जाता है और ये प्रकृति में नेचुरली कैसे होता है। अगर आप लोग बायोटेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझते हैं, उसका बेसिक्स आपका क्लियर हो, तो आपने देखा कि ज़्यादातर छेड़खानी हम खुद ही करते हैं, हम ह्यूमन के द्वारा ही डीएनए के साथ छेड़खानी की जाती है। लेकिन स्टूडेंट, प्रकृति के अंदर यानी नेचुरली भी कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। ये जो स्टूडेंट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस बैक्टीरिया है, ये प्लांट के अंदर क्राउन गोल्ड डिजीज कोज करता है। अब ये क्राउन गोल्ड डिजीज कैसे कोज करता है, अगर हमने इसके मैकेनिज्म को समझ लिया तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक प्लांट है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस बैक्टीरिया, जो कि इसके सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहता है, रूट के पास। थोड़ा सा मैं आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस बैक्टीरिया के बारे में बता देता हूं। स्टूडेंट, ये जो बैक्टीरिया है ये एक सॉइल बोर्न बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, रोड शेप्ड होता है, मोटाइल होता है, यानी कि चल फिर सकता है, और जितने भी डाइकोट प्लांट्स होते हैं जनरली वहीं पर ये उसे इन्फेक्ट करता है। इसे हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के नाम से भी जानते हैं। और इसकी दो इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती है जिसे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। एक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस, जो कि प्लांट के अंदर क्राउन गोल्ड डिजीज कॉज करता है। एक होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, जो कि प्लांट के अंदर हेयरी रूट डिजीज को कॉज करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर स्टडी कर लेते हैं क्राउन गोल्ड डिजीज को, कि कैसे ये बैक्टीरिया क्राउन गोल्ड डिजीज को कोज कर रहा है। अगर हमने ये समझ लिया तो हमें जीन ट्रांसफर की टेक्निक भी समझ में आ जाएगी। देखिए, ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर अगर आप लोग स्ट्रक्चर में ध्यान से देखें तो इसमें भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, और इस प्लाज्मिड का नाम है टी.आई. प्लाज्मिड। यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड पाया जा रहा है उसका नाम हमने रख दिया टी.आई. प्लाज्मिड, यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। यानी नाम से पता चल रहा है कि ये जो प्लाज्मिड है ये प्लांट के अंदर ट्यूमर को इंड्यूस करता है, यानी ये ग्रोथ को एक्सेसिव बना देता है, जिसकी वजह से ट्यूमर बन जाएगा। इसी की वजह से क्राउन गोल्ड डिजीज हो जाएगा। अब ये कैसे कर पाता है? दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इसी टी.आई. प्लाज्मिड के अंदर एक सेक्शन है जिसे हम बोलते हैं टी.डीएनए, और इस पूरे प्लाज्मिड के अंदर वो जो टी.डीएनए होता है वही प्लांट के जीनोम में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है वो समझ लेते हैं। ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस बैक्टीरिया है जो कि सोइल के अंदर या रूट के पास प्रेजेंट है। अब जैसे ही किसी प्लांट पर कोई वुंड क्रिएट हो जाता है या कोई पार्ट यहाँ पर डैमेज हो जाता है, तो उस डैमेज पार्ट से, जो प्लांट का जो डैमेज पार्ट है, वहाँ से स्टूडेंट कुछ फिनोलिक मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटोसिरिंजोन होते हैं या हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिंजोन होता है, ये रिलीज होने लग जाते हैं। इससे क्या होगा कि ये बैक्टीरिया
उन मॉलिक्यूल की वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसिन्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो सभी बैक्टीरिया आकर के उस डैमेज पार्ट पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ एक्यूमुलेट होने के बाद स्टूडेंट ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपने टी.आई. प्लाज्मिड के अंदर जो ट्रांसफर डीएनए होता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं प्लांट सेल के जीनोम में। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूं टी.आई. प्लाज्मिड का। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये टी.आई. प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एक टी.डीएनए रीजन, एक होता है वायरुलेंस रीजन, एक होता है ओपाइन कैटाबोलिज्म रीजन। अब ये जो टी.डीएनए रीजन है वो इतना होता है, और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक इसमें लेफ्ट बॉर्डर होता है, एक राइट बॉर्डर होता है, और इसके अंदर कुछ जीन्स होते हैं जो कि ऑक्सीन साइटोकाइन को प्रोड्यूस करते हैं, ओपाइन को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर आपको यह समझना है कि ऑक्सीन और साइटोकाइन का काम क्या होता है। ये प्लांट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अगर प्लांट में प्रोलिफरेशन होगा, ग्रोथ होगा, अगर एक्सेसिव ग्रोथ होगा तो ट्यूमर बन जाएगा। तो यहां पर हमें यह समझना है कि अगर इस टी.आई. प्लाज्मिड का ये टी.डीएनए प्लांट के अंदर इंजेक्ट हो गया, उसके जीनोम के अंदर अगर इंजेक्ट हो गया, तो इससे क्या होगा, प्लांट में एक्सेसिव ग्रोथ होगी, एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक तो प्लांट के अंदर ऑलरेडी नेचुरली हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन साइटोकाइन, जो कि उसको ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऊपर से अगर टी.आई. प्लाज्मिड का ये जो ट्रांसफर डीएनए है, अगर ये भी उसके अंदर चला गया तो ये भी ऑक्सिन साइटोकाइन को प्रोड्यूस करेगा, इससे ग्रोथ ज्यादा होगी। अगर ज्यादा ग्रोथ होगी स्टूडेंट तो वहां पर क्राउन गॉल डिजीज कॉज हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस डायग्राम की मदद से हमने ये देखा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसिन्स किस प्रकार से प्लांट के अंदर अपना टी.डीएनए ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट में क्राउन गोल डिजीज हो जाता है। तो ये एक छोटा सा डेमो था। अभी मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में डायग्राम की मदद से हम समझेंगे, एक प्रॉपर सिग्नलिंग चलती है जिसे मैं आपको समझाऊंगा। बट उससे पहले स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा टी.आई. प्लाज्मिड है इसकी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग आगे चलकर CSIR नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग ध्यान रखना कि इसकी स्ट्रक्चर को आपको याद करना है, और एक एक जीन का आपको फंक्शन भी याद करना है। ठीक है, जैसे ये जो हमारा वायरुलेंस रीजन होता है, जिसे हम वीर जीन्स भी बोलते हैं, इसके अंदर लगभग 9 प्रकार के वीर जीन्स होते हैं, और उन सभी का क्या क्या फंक्शंस होता है वो जस्ट मैं अभी आपको बताऊंगा जब हम इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। ठीक है, इसके बाद ये इसकी ORI साइट्स होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, ये इसका ओपाइन कैटालिज्म जीन, ये इसका राइट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर का क्या फंक्शंस होता है, या साइटोकाइन या ऑक्सिन होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे स्टूडेंट, यहां पर आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर इज कैरिड आउट ईदर बाय एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन और बाय यूज ऑफ प्लांट वायरस एज ए वेक्टर। ठीक है, प्लांट वायरस का भी एज ए वेक्टर की तरह यूज हम कर लेते हैं वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर के अंदर। ठीक है, जनरली हम लोग यहां पर जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसिन्स है या हमारा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स है इसका उपयोग कर लेते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसिन्स इज ए सोइल बोर्न ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम होता है। इट इज अ रोड शेप और मोटाइल, यानी कि चलने फिरने वाला होता है। एंड इनफेक्ट डाइकोट प्लांट, जितने भी डाइकोट प्लांट होते हैं जनरली उनको ये इन्फेक्ट करता है। कंसीडर एज ए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, एंड देयर आर मेनली 2 स्पीसीज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, एक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसिन्स, दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। उसके बाद नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट क्राउन गॉल डिजीज एंड टी.आई. प्लाज्मिड। इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना होगा। Agrobacterium tumeficins infect wounded or damaged plant tissue and induce the formation of plant tumor called crown gall। ठीक है, यानी आपने समझ लिया कि क्राउन गोल क्या है। ये जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसिन्स होता है ये प्लांट के जो डैमेज पार्ट है, वुंड वाले जो पार्ट होते हैं वहां पर ये इन्फेक्ट करता है, और उसके बाद ये ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए उसे इंड्यूस करता है, जिससे कि क्राउन गॉल डिजीज हो जाता है। द एंट्री ऑफ द बैक्टीरियम इनटू द प्लांट टिश्यूज फैसिलिटेटेड बाय द रिलीज ऑफ सर्टेन फिनोलिक मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसिन्स बैक्टीरिया है ये इस प्लांट के डैमेज पार्ट या वुंड वाले पार्ट पर कैसे पहुंचा, तो ये पहुंचता है कुछ फिनोलिक मॉलिक्यूल की वजह से, जो कि प्लांट के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटोसिरिंजोन है या हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिंजोन है, ये कुछ ऐसे फिनोलिक मॉलिक्यूल है जो कि इन बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करते हैं बाय द वुंड साइट। ठीक है, Crown gall formation occurs when the bacterium release its Ti plasmid into the plant cell cytoplasm. इस segments of Ti plasmid, ये जो Ti plasmid है इसका एक छोटा सा segment जिसे हम बोलते हैं tDNA, referred as the tDNA, as actually transfer from the bacterium into the host, यानी कि वही जो है एक्चुअली में ट्रांसफर होता है। छोटा सा ये जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ऑक्सिन साइटोकाइन ओपाइन या राइट या लेफ्ट बॉर्डर होता है, यही ट्रांसफर होता है होस्ट सेल के अंदर या प्लांट सेल के अंदर, राइट।
where it gets integrated into the plant cell chromosome या host genome. The transfer DNA carries genes that code for protein involved in the biosynthesis of growth hormone, auxin and cytokine and novel plant metabolite namely opines. यानी कि इस tDNA के अंदर स्टूडेंट जीन्स होते हैं जो कि ऑक्सिन और साइटोकाइन को प्रोड्यूस करते हैं, और अगर प्लांट के अंदर जा करके ये ऑक्सिन और साइटोकाइन को प्रोड्यूस करेंगे तो ऑक्सिन साइटोकाइन का काम होता है ग्रोथ को इंक्रीज करना, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कुछ तो प्लांट के अंदर ऑलरेडी नेचुरली वो सब प्रोड्यूस रहता है, कुछ ये जीन जाकर के उसको प्रोड्यूस करेगा। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, वहां पर एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी। एक्सेसिव ग्रोथ से वहां पर स्टूडेंट ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर क्राउन गॉल डिजीज हो जाएगा, राइट। तो इसको नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं किस प्रकार से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस बैक्टीरिया इस प्लांट के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस बैक्टीरिया का डायग्राम है। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये प्लांट सेल का डायग्राम है, और ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस बैक्टीरिया के अंदर जो टी प्लाज्मिड होता है ये उसका डिटेल डायग्राम है। स्टूडेंट, टी प्लाज्मिड के बारे में मैं थोड़ा और भी डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा इसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टी प्लाज्मिड के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो होता है टीडीएनए, और ये जो टीडीएनए होता है यही प्लांट सेल के जीनों में जाकर के इंटीग्रेट होता है, यानी कि यही ट्रांसफर होता है इस पूरे टी प्लाज्मिड के अंदर। तो ये जो टीडीएनए है इसकी स्ट्रक्चर में आप लोग ध्यान से देखें तो उसमें बॉर्डर सीक्वेंस होते हैं, एक होता है लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस, एक होता है राइट बॉर्डर सीक्वेंस। अब ये जो राइट बॉर्डर सीक्वेंस होता है ये इस टीडीएनए के ट्रांसफर होने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, यानी कि अगर आप लोग राइट बॉर्डर सीक्वेंस को डिलीट कर दें तो इससे क्या होगा कि ये पूरा जो टीडीएनए का ट्रांसफर है वो अबॉलिश हो जाएगा, वो रुक जाएगा। बिना राइट बॉर्डर सीक्वेंस के टीडीएनए का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यूज पूछा भी गया था CSIR-NET लाइफ साइंस के अंदर। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस टीडीएनए के अंदर ऑक्सिन, साइटोकाइन, ओपाइन को प्रोड्यूस करने वाले जीन्स होते हैं, और उन जीन्स के नाम भी यहाँ पर आपको दिखा दूंगा। ये पाथफाइंडर की बुक के अंदर आपको इजिली पढ़ने को मिल जाएगा। अगर आप लोग CSIR-NET लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग पाथफाइंडर की बुक खरीद सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस टीडीएनए रीजन के अंदर स्टूडेंट काफ़ी सारे जीन्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन को प्रोड्यूस करने वाले जो जीन्स होते हैं वो है TMS1 और TMS2। ये ऐसे जीन्स होते हैं जो कि ऑक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद OCS और NOS जो जीन्स होते हैं वो ओपाइन का सिंथेसिस करते हैं। इसके बाद TMR जो जीन्स होता है वो साइटोकाइनिन का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद जो AGS जीन है वो भी ओपाइन का सिंथेसिस करता है। तो इस ये जो टीडीएनए होता है इसके अंदर फाइटो हॉर्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, इनको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, ठीक है, वही इन फाइटो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो ऑक्सिन, साइटोकाइन, फाइटो हार्मोन है ये प्लांट के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर मान लो ये किसी भी प्लांट के अंदर इसका एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाए, यानी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, तो उस प्लांट के अंदर ट्यूमर कोज होने लगेगा, यानी बहुत ज़्यादा सेल ग्रोथ करने लग जाएगी जिससे कि ट्यूमर बन जाएगा। तो वही ट्यूमर का फॉर्मेशन इसके अंदर कैसे होता है आइए इसको डिटेल में समझते हैं। इसके बाद ये जो टी प्लाज्मिड के अंदर जो आप लोग वायरुलेंस रीजन देख रहे हैं, इस वायरुलेंस रीजन के अंदर बहुत सारे विर जीन्स होते हैं जो कि इस टीडीएनए के ट्रांसफर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो टी प्लाज्मिड के अंदर वायरुलेंस रीजन होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इस टीडीएनए के ट्रांसफर होने में। इस वायरुलेंस रीजन के अंदर विर ए, विर बी, विर सी, विर डी, विर ई, विर एफ, विर जी, इस प्रकार के कुछ विर जीन्स होते हैं, ठीक है। जैसे विर बी ऑपरेन की बात करें तो इसके अंदर टोटल 11 जीन्स होते हैं। विर सी की बात करें तो उसमें 2 जीन्स होते हैं। विर डी की बात करें तो उसमें 4 जीन्स होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि हर विर एफ के अंदर 1 होता है, विर जी के अंदर 1 होता है। तो ये सब जीन्स की संख्या है, राइट। आइए इस कंप्लीट मैकेनिज्म को अब मैं डिटेल में समझाता हूं। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपके बेसिक्स क्लियर हो चुके होंगे। अब आप रेडी हैं इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए डिटेल में। जैसा कि किसी भी प्लांट के अंदर कोई डैमेज पार्ट है, वुंडेड है, तो वहां से उस प्लांट के उस डैमेज साइट से फिनोलिक मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटोसिरिंजोन। अब ये जो फिनोलिक मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, ये एक तरीके से एक्ट करते हैं लिगेंड की तरह या सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह। ये जो आप लोग प्लांट का डायग्राम देख रहे हैं इसके एक सेल को मैंने यहाँ पर डिटेल में बना दिया है, ठीक है। अब इस डैमेज साइट से फिनोलिक मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है जो कि सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है, लिगेंड की तरह काम कर रहा है। ये जाकर के बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में एक विर ए होता है जो कि सेंसर काइनेज और रिसेप्टर की तरह कार्य करता है। इस रिसेप्टर से जाकर के एसिटोसिरिंजोन यानी ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है ये बाइंड कर जाता है।
बाइंड करने के बाद स्टूडेंट ये जो विर ए है जो कि बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ये बेसिकली इसका हो जाता है ऑटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों होता है इसका ऑटोफॉस्फोराइलेशन? क्योंकि ये सेंसर काइनेज की तरह वर्क करता है। एक तो ये फिनोलिक मॉलिक्यूल को सेंस करता है, नंबर सेकंड ये काइनेज एक्टिविटी भी शो करता है। काइनेज एक्टिविटी का मतलब ये फॉस्फोराइलेशन करेगा, और यहां पर ये खुद का ही फॉस्फोराइलेशन कर देता है। खुद के ही अमाइनो एसिड हिस्टिडीन पर ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देता है, इसलिए हम कहेंगे इसका हो गया है ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ऑटोफॉस्फोराइलेशन होने की वजह से अब ये हो चुका है एक्टिवेट। एक्टिवेट होने के बाद स्टूडेंट अब ये अपना फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर देता है विरजी के पास। अब ये जो विरजी होता है स्टूडेंट, ये एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह कार्य करता है। ठीक है, यही ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर की तरह कार्य करता है। विरजी के पास एक एस्पार्टेट अमाइनो एसिड होता है, तो ये जो विर ए होता है ये अपना फॉस्फेट ग्रुप उस एस्पार्टेट अमाइनो एसिड पर ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर होने के बाद विरजी एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद स्टूडेंट ये जो विरजी है ये पहुंच जाता है न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के पास पहुंचने के बाद स्टूडेंट ये एक बॉक्स पर बाइंड करता है, जिसे हम बोलते हैं विर बॉक्स एनहेंसर। स्टूडेंट बेसिकली जो विर बॉक्स एनहेंसर है एक तरीके से 12 बेस पेयर का एक डीएनए सीक्वेंस होता है, जहां पर ये जाकर विरजी बाइंड करता है। बाइंड होने के बाद स्टूडेंट वहां पर जितने भी ये विर जीन्स होते हैं, विर ए, विर बी, विर सी, विर डी, विर ई, विर एफ, विर जी, ये सब भी एक्टिवेट हो जाते हैं। इनका एक्सप्रेशन भी शो होने लगता है। ये सभी जो विर जीन्स होते हैं ये प्रोटीन को एक्सप्रेस करते हैं, और उन प्रोटीन की मदद से इस डीएनए का ट्रांसफर होता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। अब उसके बाद स्टूडेंट बेसिकली होता क्या है कि ये जो टी प्लाज्मिड के अंदर जो वायरुलेंस रीजन है, इसमें काफी सारे विर जीन्स होते हैं, ये सभी के सभी एक्टिवेट हो जाते हैं और ये अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं, सभी के सभी प्रोटीन को रिलीज करते हैं। अब इससे क्या होगा, अब यहां पर ये जो टी डीएनए है हमारा इस टी प्लाज्मिड के अंदर, इसको कट करने की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले स्टूडेंट क्या होता है, ये जो विर D2 और विर D1 है ये एंडोन्यूक्लियस की तरफ वर्क करते हैं। ये क्या करेंगे, ये जो टी प्लाज्मिड के अंदर जो राइट बॉर्डर सीक्वेंस होता है वहां पर जाकर इसके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पर कट लगा देते हैं। कट लगाने के बाद जो इसका 5 प्राइम एंड होता है विर D2 से कोवेलेंटली अटैच हो जाता है, उससे जाकर के बाइंड हो जाता है। अब यहां पर आपका क्वेश्चन होगा कि ये सर ये विर D2 विर D1 ये कहां से आया? तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट, ये जो विर डी ऑपेरोन होता है इस पर 4 जीन्स होते हैं, विर D1, D2, D3, D4। तो उसमें से ये जो D2 और D1 होते हैं ये एंडोन्यूक्लियस की तरह वर्क करते हैं, और ये जाकर के जो राइट बॉर्डर सीक्वेंस होता है वहां पर उसके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट कर देते हैं। कट करने के बाद 5 प्राइम एंड पर D2 जाकर के बाइंड कर जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ही D2 जाकर के राइट बॉर्डर पर 5 प्राइम एंड पर कट लगाता है, कट लगाने के बाद एक नए डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो हमारा टी प्लाज्मिड है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब ये जो D2 है ये कट लगाता है सिर्फ एक स्ट्रैंड पर, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है जैसे ही एक स्ट्रैंड कट होगा दूसरे यहां पर स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी ये हमारा टी डीएनए जो है वो अलग होता रहता है। और अलग होने के बाद स्टूडेंट आप लोग सिंपली देख सकते हैं ये इसका 3 प्राइम एंड है, ये इसका 5 प्राइम एंड है, और इससे जो हमारा विर D2 प्रोटीन है वो अटैच रहता है। अब यहां पर फाइनली क्या होगा स्टूडेंट, ये जो हमारा टी डीएनए है अब ये रेडी है ट्रांसफर होने के लिए प्लांट सेल के अंदर। लेकिन ट्रांसफर होने के लिए स्टूडेंट आपको यहां पर समझना होगा कि एक तो बैक्टीरिया का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। तो अब इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके इसके अंदर पहुंचना कैसे पॉसिबल हो सकेगा? तो उसके लिए क्या होता है स्टूडेंट, एक चैनल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं T4SS, टाइप 4 सिक्रेटरी सिस्टम। इसे हम MPF भी बोलते हैं, मेटिंग पेयर फॉर्मेशन। तो इस चैनल के फॉर्मेशन होने की वजह से ये जो हमारा टी डीएनए है जो कि अभी तक एग्रोबैक्टीरियम के सेल में था, अब ये इस चैनल के थ्रू जो है प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर होगा। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के फॉर्मेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है वो है विर B1 से B11 तक के जितने भी जीन्स हैं, और जो D4 जीन्स होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है इस चैनल के फॉर्मेशन के लिए। फिर उसके बाद स्टूडेंट क्या होता है, ये हमारा जो टी डीएनए है वो प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अब जैसे स्टूडेंट हमारा टी डीएनए प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में अगर ट्रांसफर होगा, तो जैसे ही कोई भी फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर एंटर करता है तो सेल का जो इम्यून सिस्टम है वो तुरंत रेस्पॉन्स करेगा और उसको डिग्रेड करने की कोशिश करता है। तो इस डिग्रेडेशन से बचाने के लिए स्टूडेंट बैक्टीरियल सेल के अंदर इस टी डीएनए के ट्रांसफर होने के साथ साथ इस चैनल से और भी कुछ वीर प्रोटीन्स ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि E2 है या F प्रोटीन है। ये आकर के इस टी डीएनए से बाइंड करके टी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ये जो टी कॉम्प्लेक्स है ये प्लांट सेल के न्यूक्लियस के पास जाता है और इसमें हेल्प करते हैं E2 और D2।
E2 और D2 जो होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है जो कि हेल्प करता है न्यूक्लियस के पास पहुंचने में, और वहां जाकर के ये उस प्लांट सेल के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाते हैं। और इनका जो इंटीग्रेशन होता है वो नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू होता है। और यहाँ पर जैसे ये इंटीग्रेट करेगा, अब आप लोग ध्यान से सोचिए, एक तो प्लांट के अंदर नेचुरल फाइटो हॉर्मोन्स जो ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कि ऑक्सिन है या साइटोकाइनिन है, नेचुरली वो प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो जीन है स्टूडेंट जो कि प्लांट सेल के जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो चुका है, ये भी रेस्पॉन्सिबल होता है साइटोकाइनिन या ऑक्सिन के प्रोडक्शन में। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, प्लांट के अंदर जो ऑक्सिन और साइटोकाइन है जो कि ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उसका ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से स्टूडेंट यहाँ पर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा जिससे कि क्राउन गॉल डिजीज हो जाता है। तो आपने सिंपली यहाँ पर देखा स्टूडेंट कि कैसे प्लांट के अंदर क्राउन गॉल डिजीज हो रहा है। अब यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर हमने यहाँ पर पढ़ा क्राउन गॉल डिजीज के मैकेनिज्म के बारे में, और हमारा टॉपिक था मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर जिसमें कि हम पढ़ रहे थे एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो इसका इससे क्या लेना देना है? अभी तक आप लोगों ने ये जो जीन ट्रांसफर का प्रोसेस देखा ये सब नेचुरली हो रहा था, प्रकृति के अंदर अपने आप हो रहा था। लेकिन सपोज करो कि अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इंटरफेयर करते हैं, जैसे कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डीएनए के साथ छेड़खानी ही करते हैं, तो सपोज करो हमने यहाँ पर ये जो टी प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसिंस का, इसके टी डीएनए को हम रिप्लेस कर दें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट से, यानी जो हमारा फॉरेन जीन है जो कि पेस्टिसाइड्स हो सकता है या फिर किसी अच्छे फ्रूट के प्रोडक्शंस के लिए हो, तो उस जीन को हम इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अगर हमने इसके अंदर इंटीग्रेट करके प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो प्लांट जो है हमारे अकॉर्डिंग आउटकम देगा, यानी हम जिस प्रकार के ट्रेट्स चाहते हैं उस प्रकार के हमें ट्रेट्स मिलेंगे, राइट। हमें उसी तरह का फिनोटाइप देखने को मिलेगा जैसा कि हम चाहते हैं। तो ये था स्टूडेंट एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर के बारे में, उसका कंप्लीट मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। और फाइनली मैंने ये भी बताया कि आप इस टी डीएनए को रिप्लेस करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करके अपने अकॉर्डिंग आउटकम ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हमारा जो टॉपिक था मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आई हो ये समझने में कि वेक्टर क्या होते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स को कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।